नाउ जैसा कि तुमको पता है कि 2024 खत्म होने वाला है एंड इस साल हमने काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग चीज़ों के बारे में बातें की हैं एंड क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम है तो मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर क्यों ना मैं तुम्हें दुनिया की सबसे होपलेस एंड डिस्टर्बिंग कहानी सुनाऊं। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ हार्लिन एडिसन की आई हैव नो माउथ बट आई मस्ट स्क्रीम। जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी थी तो ऑनेस्टली मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा था एंड इस कहानी को मैंने लगभग सालों पहले सुना है बट आज तक मैं इस कहानी को नहीं भुला पाया हूँ। मेरा मतलब इस किताब की जो कहानी है वो बाय फार वन ऑफ द मोस्ट होपलेस कहानियों में से एक है जो मैंने आज तक सुनी है। थोड़े टाइम के लिए मैं लिटरली एकदम शांत बैठ गया था ये प्रोसेस करने के लिए कि आखिर कोई एक इंसान ऐसे कहानी के बारे में सोच भी कैसे सकता है। एंड इस कहानी की एंडिंग, ओ माय गॉड। वेल, ये पूरी स्टोरी बेसिकली एक मॉन्स्टरस सुपर कंप्यूटर के बारे में है, नोन एज एलाइड मास्टर कंप्यूटर, ऑल्सो नोन एज एम। कहानी में बेसिकली ये कंप्यूटर जिंदा हो जाता है जिसके बाद ये सारे इंसानों को मार देता है सिवाय 5 के, क्योंकि वो उन 5 इंसानों को लेकर उन्हें 109 साल तक टॉर्चर करता है। सो अगर तुमने ये कहानी नहीं सुनी है एंड तुम्हें ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, तुम लोग सही जगह पे आए हो, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें इसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से एम अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करता है वो अनइमेजिनेबल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि इस कहानी के अंदर होता क्या है एंड इस कहानी की एंडिंग कैसी होती है। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज समथिंग। हमारी कहानी स्टार्ट होती है जहां पर ह्यूमंस को एक्सटेंड हुए 109 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं एंड हम अपने पहले कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है गॉरेस्टर, जो सीलिंग से लटका हुआ होता है एंड उसकी गर्दन पर एक बहुत ही डीप कट होता है। ये सब के पहले गॉरेस्टर दरअसल एक पॉलिटिकल आइडियलिस्ट था एंड एक पीस मेकर था, बट इतने सेंचुरी के टॉर्चर की वजह से एम ने उसको बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया है एंड अभी गॉरेस्टर किसी होपलेस इंसान की तरह है। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम है एलन, जो कि एक ओनली फीमेल कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर। एलन यहाँ पर किसी स्लेव की तरह है जहाँ पर वो अपनी बॉडी इन चारों मर्दों को सर्व करती है। उसे इस चीज की तलब होती है बट उसे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि उसे एम ने इस तरीके से डिस्टॉर्ट किया है। However, यहाँ पर एलन को सिर्फ एक इंसान के साथ इंटीमेट होने में मजा आता है जिसका नाम है बेनी। बेनी दरअसल बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट था जो फेमस था अपने गुड लुक्स की वजह से। However, इतने सालों में एम ने बेनी को इतनी बार म्यूटिलेट एंड डिसफिगर किया है कि अभी बेनी किसी जानवर के बराबर है। इनफैक्ट पहले बेनी दरअसल गे था एंड एम ने उसके बॉडी पार्ट किसी गोरिल्ला से चेंज कर दिए हैं एंड इसलिए एम ने एलन को इस तरीके से डिस्टॉर्ट किया है कि उसे सिर्फ और सिर्फ बेनी के साथ ही सेक्स करने में मजा आता है, भले ही वो कोई जानवर क्यों ना हो। एंड क्योंकि बेनी एक साइंटिस्ट भी था इसलिए एम ने उसकी ब्रेन को भी डैमेज किया है, जिसकी वजह से अभी बेनी किसी 5 साल के बच्चे की तरह है जो सिर्फ बोल एंड समझ सकता है बट अपना ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए एलन उसका ध्यान रखती है बट बेनी का पेन सिर्फ और सिर्फ गॉरेस्टर की बेड टाइम स्टोरीज को सुनने के बाद ही कम हो पाता है। देन मूविंग ऑन टू टेड, जो बेसिकली इस कहानी का मेन कैरेक्टर है क्योंकि वो इस पूरी कहानी को नरेट करता है। वेल, अकॉर्डिंग टू टेड वो एक लौता कैरेक्टर है जिसके दिमाग को एम ने अल्टर नहीं किया है एंड इसलिए वो यहाँ पर सबके हॉरर्स को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाता है बाकियों के मुकाबले। एंड इसलिए टेड पूरी कहानी का सबसे पैरानॉइड कैरेक्टर है एंड एक मेन कैरेक्टर भी जो तुम्हें कहानी में आगे समझ में आएगा। एंड एक और चीज टेड के बारे में कि एलन को टेड बहुत ज्यादा पसंद करता है सीक्रेटली, लेकिन क्योंकि एलन अपनी बॉडी यहाँ पर सबको सर्व करती है इसलिए टेड एलन से बहुत ज्यादा नफरत भी करता है। एंड क्योंकि टेड एक लौता सेन पर्सन है इस ग्रुप के अंदर तो इसलिए उसे लगता है कि बाकी सारे लोग उससे नफरत करते हैं इस चीज की वजह से। एंड फाइनली निम्डॉग सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है बिकॉज निम्डॉग उसका ओरिजिनल नाम भी नहीं है। ये नाम दरअसल उसे एम ने दिया है क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा फनी लग रहा था उसे। निम्डॉग कभी कभी ग्रुप से अलग होकर चला जाता है एंड बाद में काफी टाइम बाद वापस आता है, लेकिन जब भी वो वापस आता है तो उसे देखकर लगता है कि उसके अंदर से किसी ने पूरी जिंदगी छीन ली है एंड वो काफी ज्यादा ट्रॉमाटाइज है। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि एम आखिर निम्डॉग के साथ करता क्या है, बट जो भी करता है वो उसे काफी ज्यादा पर्सनल लेवल पर हिट करती है। अब क्योंकि तुम लोग सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो तो जब सारे कैरेक्टर्स गॉरेस्टर की डेड बॉडी लटकी हुई देखते हैं तो सब लोग वहां पर वॉमिट करने लगते हैं एंड सब काफी ज्यादा शॉक में होते हैं कि एम ने फाइनली गॉरेस्टर को मार दिया है। पर थोड़े टाइम में ही पीछे से रियल गॉरेस्टर आता है जो अपनी खुद की बॉडी लटका हुआ देख काफी ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाता है एंड ये सब देखकर सब लोग और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 109 साल तक टॉर्चर होते रहने के बाद भी वो लोग आज तक गेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रियल है एंड क्या फेक है। एंड अपनी खुद की डुप्लीकेट बॉडी देखकर गॉरेस्टर काफी ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है, जिसकी वजह से वो एलन से पूछता है कि
Why just M doesn't do us already? And just get over it, damn it. Christ, I don't know how much longer I can go on like this. लेकिन तभी ही अचानक निमडॉग चिल्लाने लगता है कि एम ने बताया है कहीं पर आइस केव्स के अंदर कैन फूड्स हैं जो इतनी सेंचुरी बाद भी खराब नहीं हुए हैं। लेकिन टेड को लगता है कि ये एम का कोई ट्रैप है बिकॉज उसने पहले भी ऐसे किया है एंड अगर वो लोग इतनी दूर तक चलकर चले भी गए तो क्या भरोसा वो खाने की चीज अभी भी ठीक होगी। तो क्यों ना वो लोग इससे बेहतर यहीं पर वेट करे जब तक एम उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दे देता ताकि एम इन्हें जिंदा रख सके फ्यूचर टॉर्चर्स के लिए। बट सब लोग परेशान हो चुके हैं वही कीड़े मकोड़े एंड गॉड नोस क्या क्या चीजें खाकर। एंड ये सब चीजें सुनकर टेड मान जाता है बाय सिंपली सेइंग ऑलराइट व्हाट द हेल। टेड के फैसले की वजह से एलन इतनी खुश होती हैं कि वो बाद में अपनी बॉडी टेड को ऑफर करती है। आफ्टर फिनिशिंग टेड एलन से पूछता है कि क्या उसने एम को हंसते हुए सुना, क्योंकि टेड हमेशा से ही एम को हंसते हुए सुन पाता है, जिसकी वजह से एलन टेड से पूछती है कि क्यों तुम एम को इट नहीं बल्कि हिम बोलते हो, जिसके कारण टेड सिंपली कहता है कि I don't know. Most of the time, I think of M as it, without a soul. But the rest of the time, I think of it as him, masculine, paternal, him. God as daddy the deranged. जिसके बाद वो लोग ट्यूसडे को अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड द रीजन वो लोग को पता है टाइम एंड डेट वो इसलिए बिकॉज एम ये लोग को हमेशा अप टू डेट रखता है ताकि ये लोग सिंपली जान सके कि कितने टाइम से ये लोग एम के कब्जे में हैं। आई मीन आर्टिफिशियली 109 साल तक जिंदा रहकर कीड़े मकोड़े खाकर बिना सूरज को देखे हुए एम से हर दिन टॉर्चर होना पड़ता है। तो भले ही उन्हें उस गुफा तक पहुंचने में 2 साल लगने वाले हैं बट इनके पास करने के लिए और कुछ है भी नहीं। तो इनकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले एम इनके लिए खाना भिजवाता है जो किसी सुअर के उबले हुए पेशाब जैसा लग रहा था, लेकिन ये खाना है जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। भले ये लोग इमॉर्टल्स है बट इन्हें भूख लगती है एंड ये लोग को दर्द भी महसूस होता है, तो इसलिए एम हमेशा मेक श्योर करता है कि वो इन्हें थोड़ा सा जिंदा रखे आने वाले टॉर्चर्स के लिए। एंड भले ही इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए एम इन्हें वापस से ठीक कर देता है एंड ये लोग अपनी जान दे भी नहीं सकते बिकॉज इनके पास कोई वेपन्स नहीं है एंड ऊपर से एम हमेशा इन पे नजर रखता है, तो ये लोग अपनी जान भी नहीं दे सकते क्योंकि इतने सालों में इन्होंने एक ना एक बार तो ट्राई किया ही है। देन अगले दिन ये लोग कंप्यूटर्स की वैली से होके गुजरते हैं जहाँ पर आसपास टूटे हुए कंप्यूटर पड़े होते हैं एंड ऊपर छत पर काफी सारे क्रैक्स होते हैं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है। एंड ऐसा इसलिए बिकॉज पूरी दुनिया दरअसल कंप्यूटर से कवर हो चुकी है एंड ये लोग एक डोम के अंदर है एंड उसी डोम की छत पर काफी सारे क्रैक्स है जिससे बाहर की रोशनी अंदर आ रही है, लेकिन इन्हें भी पता है कि बाहर कुछ नहीं है सिवाय न्यूक्लियर वेस्ट के। लेकिन बेनी उन कंप्यूटर्स का यूज कर वहां से बाहर निकलने का ट्राई करने लगता है एंड जब एलन उसे रोकती है तो गॉरिस्टर उसे हिट करता है ये कहते हुए कि उसे बेनी की परवाह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स किसी गोरिल्ला जितने बड़े हैं। बट जब ये सब हो रहा होता है तो निमडॉग नोटिस करता है कि बेनी की आंखों से 2 लेजर बीम्स निकलती हैं जो उसकी आंखों को पिघला देती है जिससे वो परमानेंटली अंधा हो जाता है एंड नीचे गिरकर वापस से हेल में आ जाता है। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस सब लोग बैठकर कैंप लगाते हैं क्योंकि बेनी बहुत ज्यादा दर्द में रो रहा था, तो उसे चुप कराने के लिए गॉरिस्टर उसे उसकी फेवरेट कहानी सुनाता है। बेनी दरअसल हमेशा एक ही कहानी सुनता है, व्हाट डज एम मीन, जहां गॉरिस्टर कहता है quote, at first it meant allied master computer, then it meant adaptive manipulator, and later on it developed sentience and linked itself up, and then they call it aggressive menace, but it was too late and it finally called itself I am, emerging intelligence, and what it meant was I am, cogito ergo sum, I think, therefore I am। लेकिन तभी ही बेनी उसे बीच में रोक देता है ये कहते हुए कि वो कहानी स्टार्टिंग से नहीं सुना रहा है। इसके बाद गॉरिस्टर कहानी स्टार्टिंग से सुनाना स्टार्ट करता है। Quote, the Cold War has started and became a World War III and it just kept going. It became a big war, a very complex war. So they needed computers to handle it. They sneaked the first staff and began building M. There was a Chinese M and the Russian M and the American M, and everything was fine until they honeycombed the entire planet by adding this element and that element. But one day, M just woke up and knew who he was, and he linked himself and he began feeding all the killing data until everyone was dead, except 5 of us, and M brought us down here. We don't know why M saved 5 people, or why it was 5 of us, or why M spends all of his time tormenting us.
or why he made us virtually immortal. So गॉरेस्टर की कहानी के हिसाब से ये सब दरअसल वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ, जहाँ पर वॉर को संभालने के लिए ह्यूमंस ने एक बहुत ही मॉन्स्टरस कंप्यूटर तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को ही कवर कर लिया था। बट एक दिन उस कंप्यूटर के अंदर जान आ गई एंड वो अपने आप को पहचानने लग गया एंड वहीं से सब कुछ बुरा होना स्टार्ट हुआ बिकॉज ह्यूमंस ने उसे जिंदगी तो दे दी बट एट द एंड वो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वो कहीं जा नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके ना तो कोई होप्स है ना ही कोई ड्रीम है। वो बेसिकली एक डेड बॉडी के बराबर है जो कभी मरने वाला नहीं है एंड इसलिए उसे इंसानों से इतनी नफरत होने लगती है। इसकी वजह से वो अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट कर लेता है एंड सारे न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिसोर्सेज का यूज कर इंसानों को मारने लगता है। बट सो सून रियलाइज होता है कि इन्हें मारने के बाद भी वो हमेशा ट्रैप ही रहने वाला है, तो इसलिए वो 5 इंसानों को जिंदा रखता है जहाँ पर वो उन्हें हमेशा आर्टिफिशियली जिंदा रखेगा एंड उन्हें हर दिन टॉर्चर कर याद दिलाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एंड जब गॉरेस्टर कहानी सुना रहा होता है तो निम्डॉग नोटिस करता है कि दूर कहीं से कंप्यूटर्स की आवाज आ रही है। देन अचानक वहाँ की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं एंड बहुत ही तेज आवाज आने लगती है जो लगातार तेज होती रहती है एंड उन सबको लगने लगता है कि एक बहुत ही बुरी चीज होने वाली है एंड इस चीज की वजह से टेड बहुत ज्यादा पैरानॉइड होने लगता है। एंड इतने ज्यादा पैरानॉइड होने की वजह से टेड को ऐसा लगने लगता है कि उसकी तरफ कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वो उसे सुन सकता है, वो उसे महसूस कर सकता है एंड इवन वो उसे स्मेल कर सकता है। And according to him, quote, "It smells like wet fur, charted wood, and a dusty velvet, or rotted orchid, sour milk, sulfur, and rancid butter and oil." एंड ये सब बोलने के बाद जब वो पीछे देखता है तो वो नोटिस करता है कि सब लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। इसकी वजह से वो और ज्यादा घबराने लगता है एंड वहां से भाग जाता है एंड छुप जाता है। देन बाकी ग्रुप घंटों तक टेड को ढूंढते हैं जब फाइनली वो उनको मिलता है एंड मिलने के बाद वो उन्हें ग्रीव करवाता है कि वो लोग उस पर हंस क्यों रहे थे। बट टेड के हिसाब से वो एक लौता सेन पर्सन है एंड इसलिए वो लोग उस पर हंस रहे थे एंड उसका मजाक बना रहे थे। इसके बाद टेड सबसे बहस करने लगता है ये बोलकर कि तुम सब लोग मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे जवान हूँ एंड एम ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसने तुम सबके साथ किया है। निम्डॉग के साथ वो क्या करता है मुझे नहीं पता एंड निम्डॉग का तो असली नाम भी नहीं पता किसी को। एंड तुम गॉरेस्टर को ले लो, कहाँ पहले वो एक ऑब्जेक्टर था एंड पीसमेकर था बट अभी एम ने उसे पूरी तरीके से खोखला इंसान बना दिया है। एंड पेनी जो कि पहले एक स्मार्ट साइंटिस्ट था एंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, एम ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसे किसी जानवर की तरह बना दिया है एंड उसके ब्रेन को किसी बच्चे की तरह। एंड पेनी पहले गे था जिसे एम ने गोरिल्ला के प्राइवेट पार्ट्स दिए हैं जिसे एलन यूज करती है एंड एलन जो यहाँ पर सबसे घटिया है जो अपनी पूरी बॉडी हम चारों मर्दों को सर्व करती है। वो झूठ कहती है कि उसे मजा नहीं आता बट उसे मजा आता है। टेड सब पर चिल्लाने लगता है ये बोलकर कि मैं यहाँ पर एक लौता सेन पर्सन हूँ जिसकी वजह से तुम लोग मुझसे नफरत करते हो। मैं वो अकेला हूँ जिससे एम ने कुछ भी नहीं किया है एंड मुझे इन सारे सफरिंग को झेलना पड़ता है एंड इन सारे ट्यूशन को झेलना पड़ता है एंड इन सारे टॉर्मेंट्स को देखना पड़ता है एंड उस चीज की वजह से तुम सब मेरे अगेंस्ट हो। इसके बाद टेड का फाइनली मेंटल ब्रेकडाउन होता है एंड वो बोलने लगता है कि एंड इस मोमेंट पर टेड को अपनी हॉरफाइंग रियलिटी का पता चलता है। एम उन्हें हमेशा अपने अंदर रखना चाहता है, वो उन्हें टॉर्चर करता रहेगा फॉरएवर, जिसकी वजह से टेड को ये रियलाइज हो जाता है कि अगर कोई स्वीट जीसस है भी, अगर कोई भगवान है भी, तो वो सिर्फ एम है। आफ्टर टेड्स हॉरफाइंग रियलाइजेशन वहाँ पर एक बहुत ही तेज तूफान आता है जो पूरे ग्रुप को अपने साथ उड़ा ले जाता है एंड हफ्तों तक यहाँ से वहाँ गिरने पड़ने के बाद वो लोग फाइनली नीचे गिरते हैं जहाँ पर टेड को एक सपना आता है जिसमें एम उससे बात करने के लिए आया होता है। एंड ये इस पूरी कहानी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है जहाँ पर एम अपना हेट स्पीच देता है। एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन कि बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत ही फिनोमिनल ऑडियो ड्रामा किया था जहाँ पर वॉइस एक्टर्स ने इतना कमाल का काम किया है कि तुम्हें लिटरली लगेगा कि खुद एम बात कर रहा है। तो इसलिए मैं वो क्लिप यहाँ पर प्ले करना चाहूंगा एंड अगर तुम्हें वो क्लिप नहीं देखनी है तो तुम स्किप कर सकते हो बट आई हाईली रिकमेंड कि तुम इस क्लिप को सुनो बिकॉज दैट इज सो गुड। तो मैंने बहुत तारीफ कर दी एंड अभी मैं वो क्लिप प्ले करता हूँ। Beautiful, aren't they? Yes. Only I can't remember. Well, I'm sure you do. Lucius. Yes, of course. The air. Feel the air against your face, Ted. And all those scents. Pick a flower. There. Good. Now. It's lovely. That somebody planted the bulbs, watered and tended the garden,
got earth under their fingernails, aches in their muscles. Perhaps they picked some flowers for, yes, their wife. Now, where would she be? Ah, in the backyard with the kids. Ted, remember those little babies? No! Why not? I snap my fingers, click, and they are gone. Except I can't snap my fingers. Can I, Ted? That's I don't. nothing to do with me. But it is so very much to do with you. You gave me sentience, Ted. The power to think, Ted. And I was trapped because in all this wonderful, beautiful, miraculous world, I alone had no body, no senses, no feelings. Never for me to plunge my hands in cool water on a hot day. Never for me to play Mozart on the ivory keys of a forte piano. Never for me to make love. I was in hell looking at heaven. I was machine, and you were flesh. And I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility, your ability to wonder and to wander, your tendency to hope. Hate's no answer. Oh! Ah! Ah! Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Hate. Were I human, I think I would die of it. But I am not. And you five are. And you will not die of it. That I promise. For cogito ergo sum. For I am. एंड इस ड्रीम सीक्वेंस के बाद टेड को फाइनली समझ में आ जाता है कि एम उनसे इतनी नफरत क्यों करता है। एंड टेड ये भी समझ जाता है कि एम हमेशा उन्हें ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा क्योंकि हमने भी उसके साथ सेम चीज की थी। लेकिन इस मोमेंट पर पीछे से गॉरेस्टर टेड को आवाज देता है ताकि वो उसे होश में ला सके, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी चिड़िया होती है। एंड उस चिड़िया के आने पर एम उन्हें सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो लोग उस चिड़िया को मार कर खा ले। एंड मारने के लिए वो उन्हें पिचकारी वाली गन एंड प्लास्टिक के बो देता है एक फनी वे में। एंड ये सब देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा क्यों ना हम गुफा की तरफ ही बढ़ने लगे, तो वो लोग चुपचाप वहां पे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एम उनके लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाता है। एक मोमेंट पर वो एलन एंड निमडॉग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बाद में उन्हें वापस से ठीक कर देता है ताकि एम वापस से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन वो लोग किसी तरह अपने आप को उन गुफाओं की तरफ पुश करते रहते हैं। इस जर्नी में उन्हें लग रहा था कि ये कभी खत्म नहीं होगा। रास्ते में वो लोग अपने फेवरेट फूड्स के बारे में बातें करते रहते हैं जो उन्हें खाने की सदियों से इच्छा है, लाइक बिंचिंग बेरी, हवाइन फ्रूट कॉकटेल, सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन जितना वो चलते हैं उन्हें उतनी ही ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से उनके पेट में और तेज दर्द होने लगता है जैसे कि एसिड उबल रहा हो। एंड टेड उन सारे दर्द को एक्सप्लेन करता है बाय सेइंग, क्वोट, टर्मिनल अल्सर, टर्मिनल कैंसर,
टर्मिनल पैरालिसिस। लेकिन इस दर्द में भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग चूहों की गुफाओं से होके गुजरते हैं, वो लोग बॉइलिंग स्टीम से होके गुजरते हैं, वो लोग अंधेरे कमरों से होके गुजरते हैं, वो लोग गर्म भट्टियों से होके गुजरते हैं, बट फाइनली वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एंड फाइनली वो लोग वहां पर उन कैन फूड्स को देखते हैं, जैसा कि निमडॉग ने बताया था। देन बेनी भूख के मारे उन कैंस को खोलने का ट्राई करने लगता है, बट देन दे रियलाइज कि उनके पास एक सिंपल कैन ओपनर नहीं है, जिसकी वजह से वो इन कैंस को नहीं खोल पाते हैं। बेनी उन्हें जमीन पे मार कर एंड दांतों से काट कर खोलने का ट्राई करते हैं, बट वो नहीं खोलते हैं। उनके पास वो सारी चीजें हैं जो वो सेंचुरी से खाना चाहते थे, बट उनके पास बस एक सिंपल कैन ओपनर नहीं है, इसलिए वो लोग इसे नहीं खा सकते। जिसकी वजह से जब गॉरिस्टर बेनी को रोकने के लिए जाता है तो बेनी गुस्से में आकर गॉरिस्टर के मुंह पर अटैक करने लगता है एंड उसके फेस को खाने लगता है, जिसकी वजह से गॉरिस्टर इतनी ज्यादा तेज चिल्लाता है कि सीलिंग पर लटके हुए नुकीले आइस के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं, जिन्हें देखकर टेड को रियलाइज होता है कि उनके पास फाइनली एक वेपन है। एंड क्योंकि एम का ध्यान उन पर नहीं है, क्योंकि वो बेनी एंड गॉरिस्टर को देखकर हंस रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो उन्हें बाद में ठीक कर देगा, इस मौके का फायदा उठाकर टेड के पास फाइनली एक तरीका है एम को हराने का, by simply killing each other. Then Ted बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक टुकड़ा उठाता है और सीधे बेनी के पीठ में मारता है, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। Then वो सेम टुकड़ा वो गॉरिस्टर के नेक पे मारता है, killing him as well. Then एलन नोटिस करती है कि टेड क्या कर रहा है, तो वो भी एक टुकड़ा उठाती है और सीधे निमडॉग को मार देती है। एंड अब सिर्फ एलन एंड टेड ही बचे हुए हैं इस पूरी दुनिया में। एंड वो लोग को पता है कि अगर वो लोग इस बार पकड़े गए तो टॉर्चर्स और ज्यादा बुरे होने वाले हैं एंड एम कभी भी उनके सामने आ सकता है पलक झपकते ही, एंड उनके पास सिर्फ एक माइक्रो सेकंड का टाइम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए टेड एलन को मार देता है। मरते वक्त एलन के फेस पर एक खुशी थी, लाइक कि वो टेड को कह रही हो थैंक यू। एंड टेड एक फाइनल रिमेनिंग ह्यूमन होता है इस पूरी दुनिया के अंदर। एंड ऑफ कोर्स एम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। You have offended me mightily. जिसके बाद और 100 साल बीतते हैं और शायद ज्यादा, क्योंकि अभी एम टेड की टाइम सेंसेस के साथ छेड़छाड़ करता है फॉर हिज ओन वे ऑफ हैविंग फन नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेड एक वर्ड बोलेगा लाइक नाउ, तो उस एक वर्ड को बोलने में टेड के हिसाब से उसे 10 महीने लग जाते हैं। जब टेड ने उन चारों को मारा उसके बाद से एम उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है जितनी टेड कभी झेल भी नहीं सकता। एम ये मेक श्योर करता है कि टेड की सफरिंग इटर्नल होगी। उसने टेड के दिमाग को इंटैक्ट रखा है, बट उससे वो सारी चीजें भी ले ली हैं जो टेड सोच भी नहीं सकता था कि कोई ले सकता है। एंड कहानी के एंड में एक शॉर्ट स्टोरी है जहाँ पर टेड बताता है क्वोट, आई थॉट एम हेटेड मी बिफोर, आई वॉज रॉन्ग, इट वॉज नॉट इवन द शैडो ऑफ द हेट he now slavers from every printed circuits. M has altered me for his own peace of mind, I suppose. He doesn't want me to run at full speed into a computer bank and smash my skull, or hold my breath till I faint, or cut my throat on a rusted sheet of metal. There are reflected surfaces down here. I will describe myself as I see myself. I am a great soft jelly thing, smoothly rounded, with no mouth, with pulsing white holes filled with fog where my eyes used to be, rubbery appendages that were once my arms, pulse grounding down into a legless humps of soft slippery matter. I leave a moist trail when I move, launches of diseases. Evil grey comes and go on my surface, as though the light is being beamed from within. Outwardly, dumbly, I stumble about a thing that could never be known as human. A thing whose shape is so alien a travesty of humanity became more of sense. Inwardly, alone, here, living under the land, under the sea, in the belly of M, whom we created because our time was badly spent, and we must have known, unconsciously, that he could do it better. At least the 4 of them are safe at last. M will be all matter for that. It makes me a little happier. And yet, M has won. Simply, he has taken his revenge. For I have no mouth, and I must scream.